देश को बेचा जा रहा है, जिस तेजी के साथ इस देश में खरीद फरोख्त हो रही है। उन्होंने राम राम के बदले जय श्री राम करके हत्या शुरू कर दी। अगर चाहते ही आंदोलन चले तो सबसे पहले अपने अंदर न्याय की व्यवस्था को डालना शुरू कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जय कहने से और साहब काशीराम साहब की जयंती मनाने से वो आपके अंदर पैदा नहीं। उन लोगों को शिक्षा दी जिनको कोई बैठने नहीं देता, महिलाओं को शिक्षा दी जो घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद 1956 के बाद यहाँ अन्य राजनीतिक दलों का हुआ। यहाँ का इतिहास से कहता है अंग्रेज से पहले यहाँ और भी शासक रहे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ हथियारबंद युद्ध चलाया गया था। वरना ताली बजाने से इतिहास नहीं बनेगा और ताली बजाने से आने वाली नस्लें आपके गलों में हार की माला नहीं डालेंगी। हर जिले में 10-10 विश्व मिल जाएंगे, हर जिले में दूसरे जिले में एक नई पार्टी मिल जाएगी। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में अगर न्यायिक चरित्र नहीं है तो मुझे एक महसूस होता है कि ऐसे पार्टी के स्थापित होने का कोई कारण इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरे मन में लगातार प्रश्न भी उठ रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी, तमाम साथियों ने सुनाई, विधायक जी ने भी बहुत अच्छा वो किया, सहारनपुर वाले हमारे वक्ता है उन्होंने बहुत अच्छा किया, निजाम भाई, मतलब इनको जब सुन रहा था तो अंदर जागृति उत्तेजना बढ़ रही थी राजनीति की, भाई हम बहुत जल्दी राजा बनने वाले हैं। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, सत्यता की ओर चलता है, थोड़ा सच की ओर चलता है कि सच क्या है। तो मैंने आज अपने बोलने का जो शीर्षक भी चुना है न्यायिक चरित्र। कुछ लोग मुझे समझ रहे होंगे जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को उनके स्थापित होने का एक और तरीका था जो आज हम मान रहे हैं कि उनका न्यायिक चरित्र जो था वो उन्होंने इस देश में स्थापित किया संविधान के रूप में। उन्होंने जाति धर्म नहीं देखा, सबको इक्वलिटी करके सब चीजें दे दी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस आंदोलन को लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद ये तमाम साथी जो यहां बैठे हैं या आप सब लोग जो चल रहे हैं, ये आंदोलन सफल ही तब होगा तब आपके अंदर न्याय चरित्र स्थापित हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा, मैं जानता हूं कि ये बात बुरी है, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, और क्योंकि आजाद समाज पार्टी का मंच है, उसका राष्ट्रीय अधिवेशन है, उस मंच पर नहीं कहनी चाहिए, मुझे महसूस लग होता है। मैं शर्मिंदा भी हूं कि हो सकता है इस बात को कहने से कुछ वोट कट जाए, हो सकता है, लेकिन फिर भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में अगर न्यायिक चरित्र नहीं है तो मुझे एक महसूस होता है कि ऐसे पार्टी के स्थापित होने का कोई कारण इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतिहास से कहता है कि अगर बहुजन आंदोलन चलाने वाले लोगों में, उनके सामाजिक संगठनों में, उनके राजनीतिक दलों में जो आज भारत के अंदर असंख्य रूप में असंख्य हर जिले में 10-10 विश्व मिल जाएंगे, हर जिले में दूसरे जिले में एक नई पार्टी मिल जाएगी। उनके स्थापित नहीं होने का कोई कारण अगर मुझे महसूस होता है तो वो सिर्फ उनका न्यायिक चरित्र है। मैं भीम आर्मी के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आज जिनको हम पढ़ते हैं, ये देखिए कितने महापुरुष यहां लगे हुए हैं जिनको हम पढ़ते हैं, इन्होंने इतिहास बनाया, अपना सब कुछ खोकर इतिहास बनाया। गौर से सुनिएगा मेरी बात, तमाम ऊपर से नीचे बैठे हुए लोग, क्योंकि जब जब मुझे कोई कार्यकर्ता मिलता है मुझे कहता है कि साहब मैं 10 साल पुराना हूं, वो मुझे कहता है मैं 20 साल पुराना हूं, मेरा एहसान है, तो तब कहीं ना कहीं अंदर एक घुटन सी महसूस होती है इनको पढ़कर। जब रैदास को पढ़ता हूं, नानक को पढ़ता हूं, कबीर को पढ़ता हूं, जब बुद्ध को पढ़ता हूं, जब पेरियार को पढ़ता हूं तो एक घुटन महसूस होती है कि वो कार्यकर्ता जिसके महापुरुषों ने सर्वस्व निछावर किया हो, वो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल काम करने के बाद ये कहता है कि नहीं मैं ही हूं, मैं ही हूं। मैं तो कहता हूं मंच पर बैठे हुए लोगों से भी, तमाम साथियों से, खासतौर से अपनी कमेटी से जिसको हम राष्ट्रीय कमेटी कहते हैं, मैंने फिर कहा मुझे नहीं कहना चाहिए, शायद बुरी लग जाएगी, उस राष्ट्रीय कमेटी से भी कहना चाहता हूं भीम आर्मी की, जिसके नाम यहां 10-10 बार बुलाए जा रहे थे लेकिन वो आवार हैं, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुमने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तुम इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर हो, जिसकी राष्ट्रीय कमेटी लेट आती है उसका कार्यकर्ता कितनी लेट आएगा, सोचने का विषय। मैं ये भी जानता हूं इस कार्यक्रम के बाद मुझे कहा जाएगा, बहुत सारे भीम आर्मी के पदाधिकारी कहेंगे कि सर हमें बोलने का मौका नहीं दिया, हमारा नाम नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि किसी का नाम ना आया हो, सबके नाम लिए गए, सबके नाम लिए गए हैं और सबको कहा गया किसी भी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए न्याय की आवश्यकता होती है,
और जो मेरे पास भीम आर्मी की जमीन की जानकारी है या कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमीन की जानकारी है, वो न्याय उचित नहीं है, बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। अगर चाहते ही आंदोलन चले तो सबसे पहले अपने अंदर न्याय की व्यवस्था को डालना शुरू कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर की जय कहने से और साहब काशीराम साहब की जयंती मनाने से वो आपके अंदर पैदा नहीं हुई। ये दर्द है मेरे अंदर का जो बाहर आ रहा है, वरना सोचा मैंने भी था कि आज बाबा साहब के संविधान में बोलूंगा, सोचा मैंने भी था कि राजनीति की बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा, सोचा मैंने भी था कि जब जाऊंगा आप लोगों की तालियां सुनकर एक उत्साह फील करूंगा, लेकिन नहीं। मुझे ये लगता है जिस कारवां को हम लेकर चल पड़े हैं, तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अगर इस कारवां में आने वाले लोग इस कारवां को सही से समझकर आगे ना बढ़ा पाए तो वही हाल हमारा होगा, वही होगा जो बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद 1956 के बाद यहां अन्य राजनीतिक दलों का हुआ, साहब काशीराम साहब के जाने के बाद अन्य राजनीतिक दलों का हुआ। और मुझे लगता है तथागत बुद्ध को पढ़ के कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था जो पुनः खड़ी हुई है, आज प्रकृति ने चंद्रशेखर आजाद नाम के एक व्यक्ति को आपके अंदर न्याय स्थापित करने के लिए भेजा है। आप कभी उनसे सवाल करिएगा, ये मैं नहीं कहता, नहीं, किसी से इत्तेफाक से उनका नंबर लग जाए, मिल जाए तो सवाल कीजिएगा, उसके विषय में सवाल कीजिएगा जो जिसने आज तक कभी आपका साथ न दिया, सवाल कीजिएगा उसके विषय में। और मैं लिख कर देता हूं, मैं लिख कर देता हूं, आपको न्यायोचित जवाब मिलेगा। मैं बताऊं चंद्रशेखर भाई आपको, जब आप यहां आए और आपने देखा कि मंच ये है, उससे पहले मैंने भी फोकस कर लिया, लेकिन जैसे ही आपने उस मंच में न्याय की व्यवस्था स्थापित की, उसी समय मेरे बोलने का जो रुतबा था, जो मुझे बोलना था, वो एक झटके में आपने खत्म कर दिया कि जो मुझे आज कहना था यहां खड़े होकर। मैं गौरवान्वित भी हूं, बिल्कुल गौरवान्वित हूं कि हम दोनों लोग साथ चले, कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूं और चल रहा हूं जो कहीं पर बैठा हो, वो आसमान हो या जमीन हो, वो वहां न्याय की आवाज को बुलंद करना जानता है, बिना वर्चस्व स्थापित किए। मैं गौरवान्वित हूं आज, और मुझे महसूस होता है कि आप सबको भी यही करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाएंगे तो मुझे ये महसूस होता कि जिस व्यवस्था को महापुरुषों ने चलाया, उस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी भी आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत का इतिहास ये कहता है कि बहुजन आंदोलन को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता रही, जो मैंने पढ़ा, त्याग और समर्पण की। अगर आप अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने नेता में त्याग और समर्पण कर दे उसके लिए, तो मैं कहता हूं जो काम 20 साल में, 10 साल में होना चाहिए, वो अगले 5 साल में हो जाएगा, बिल्कुल कहता हूं। मैं यह भी महसूस कर रहा हूं कि बहुत सारे साथी जो आज मंच पर नहीं चढ़े, उनको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं इसके साथ साथ यह भी बता दूं कि अनुशासन है सफलता की पहली सीढ़ी है किसी भी सामाजिक संगठन की। अभी भाई साहब भी मुझे कह रहे थे कि नहीं, कहीं ना कहीं तो चीजें स्थापित करनी पड़ेगी अनुशासन को लेकर। तो सीधी सी बात है, जब राष्ट्र का सेमिनार होगा तो राष्ट्र की कमेटियां यहां बैठेंगी, जब प्रदेश का सेमिनार होगा तो प्रदेश की कमेटियां बैठेंगी, जब मंडल के सेमिनार होगा तो मंडल की कमेटियां बैठेंगी। क्योंकि सीधी सी एक बात है, एक व्यक्ति मेरा खास है, एक व्यक्ति यहाँ की कमेटी का खास है, वो मंच पर आ जाएगा, लेकिन एक आम पदाधिकारी कार्यकर्ता मंच पर नहीं रहेगा। ये सीख तमाम साथियों के लिए है, हालांकि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है आयोजक कमेटी के द्वारा, लेकिन कुछ चीजें जो ओपनली होकर होनी चाहिए, ओपन होकर कहनी चाहिए। हो सकता है कि आपका उसके बाद विरोध हो, लेकिन उस एक सही व्यक्ति की यही पहचान है कि उस विरोध के लिए तैयार रह करके अपनी बातों को स्थापित करने का काम करे। आज सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं देखूं तो भीम आर्मी का जब नाम आता है, मैंने फिर का बुरा मत मानिएगा, भीम आर्मी का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सिर्फ आंदोलन कौन सा, कहीं कोई एट्रोसिटी हो गई, उस आंदोलन का जो वो सड़क पर खड़े होकर लड़ रहे हैं, उस आंदोलन को ही अपने कार्य का पूरा हिस्सा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो आंदोलन का एक छोटा सा पार्ट है, जो चीजें स्थापित करनी है उसका एक छोटा सा पार्ट है, आपके दिखने का छोटा सा पार्ट। अगर आंदोलन स्थापित करना चाहते हैं, ये समझते हैं कि हर व्यवस्था में आंदोलन स्थापित हो
तो मुझे लगता है कि लाठी डंडे गोलियां तो ये आज से नहीं चल रही है, कई हजार साल से चली रही, बिल्कुल चल रही है। पेन भी बाबा साहब अंबेडकर थे कर चले गए, गए ना दे करके, संविधान दिया, अधिकार दिया, शिक्षा दी उन लोगों को शिक्षा दी जिनको कोई बैठने नहीं देता था, महिलाओं को शिक्षा दी, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी उनको शिक्षा दी, बाबा साहब अंबेडकर देकर चले गए। पेन दे दिया, ताकत दे दी, कहा लिखो पढ़ो, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर लड़ो। काशीराम साहब आए, उन्होंने बताया कि राज सत्ता का आनंद, सुख क्या होता है। सुख से समझिए क्या, कि राज सत्ता में होंगे तो एक सिग्नेचर से ना जाने कितनी यूनिवर्सिटियां स्थापित कर सकते हो, एक सिग्नेचर से ना जाने कितने फ्री हॉस्पिटल स्थापित कर सकते हो देश के अंदर, एक सिग्नेचर से ना जाने कितने बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप के आधार पर भेज सकते हो, एक सिग्नेचर से। ये काशीराम साहब ने बताया। वहीं बाबा साहब अंबेडकर के मत का सही प्रयोग करना भी सिखाया। लेकिन अब आप सोचिएगा, पढ़े पार्टी को 3 साल हुए हैं, पढ़े कुछ भी हुआ है। भीम आर्मी की 24 से 25 प्रदेशों में अपनी यूनिट है, 25 प्रदेशों के अंदर। हाँ ताली मत बजाइए, रुक जाइए, जल्दी मत कीजिए, माफी चाहूंगा, नहीं अभी समय हुआ नहीं है। भीम आर्मी की अपनी यूनिट है, लगातार पार्टी की यूनिटें खुलती जा रही है। और जब भीम आर्मी का नेता चलता है, भीम आर्मी का नेता किसी को फोन नहीं करता, ऑटोमेटिकली समाज के लोग निकलते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 500, गाड़ियों के साथ साथ लोग चलते हैं। ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर जिनकी शक्ति इतनी बड़ी हो, जो रैली के माध्यम से देखा जाए तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी टक्कर दे सकते हो, जो आंदोलन के माध्यम से देखा जाए, सड़क पर जब चलते हो तो सिर्फ नाम से उनके लोग घरों से निकल कर आ जाते हैं। तो ऐसी क्या कमी है, कितना बड़ा जनाधार होते हुए, जिसको जोड़ते जोड़ते काशीराम साहब को 25-30 साल लगे, इतना बड़ा जनाधार होते हुए भी हम इन चीजों को उस चीज में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे जिसके साइंस से हम यहाँ पर डिग्री कॉलेज, यहाँ पर हॉस्पिटल और ना जाने क्या क्या सुविधा पैदा कर सकते हैं। ये विचार कीजिए, ये विचार कीजिए। ये नेता की कमी नहीं होती, ये कमी किसी की होती है, क्योंकि पिछले अधिवेशन में मैंने कार्यकर्ताओं को बहुत श्रेय दिया था। मैंने कहा था कार्यकर्ता रीढ़ होते हैं, अभी भी कह रहा हूं रीढ़ होते हैं। अगर आंदोलन पिछड़ता है, किसी भी आंदोलन को लीजिए, तो वो पिछड़ता है कार्यकर्ता की बदौलत। माफ कीजिएगा, आप, मुझे पता है बुरी बात है, किस लिए यह भी समझिए। मैंने जो न्याय चरित्र की बात की है ना, आप में से कुछ बैठे लोग जिन्हें मैं से सही तरीके से देख पा रहा हूं, वो मेरी बात को बखूबी समझ रहे हैं, किस लिए बिछड़ता। और नेता कमजोर पड़ता है तो कार्यकर्ता की बदौलत। नेता को अगर मजबूत रखना है तो अपना न्याय चरित्र स्थापित कीजिए और नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। और नेता की नीतियों को, कि हमारे नेता की नीति क्या है, हमारे नेता ने क्या कहा, उन नीतियों को जाइए जाकर गांव घर घर बताना शुरू कीजिए। छोड़ दिए जाति धर्म कौन क्या है। और मैं कहना चाहता हूं चंद्रशेखर भाई को भी, पिछले अरसे से मैं जो चीज देख रहा हूं देश के अंदर, जहां आपके ऊपर बहुजन समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे यह महसूस होने लगा है कि कहीं ना कहीं आप पर इस देश की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर आन पड़ी। आपको और दुगनी तेजी से काम करना होगा, क्योंकि जिस तेजी के साथ इस देश को बेचा जा रहा है, जिस तेजी के साथ इस देश में खरीद फरोख्त हो रही है, यहाँ का इतिहास से कहता है, अंग्रेज से पहले यहाँ और भी शासक रहे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ हथियारबंदी चलाया गया था साहब। बिल्कुल, जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि एक्ट जो बने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, शायद इसलिए चला गया होगा, मैं गलत भी हो सकता हूं। लेकिन अगर देश की बात है तो समझिए आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको चंद्रशेखर आजाद भाई का कंधा मजबूत करना पड़ेगा, यहां बैठे हुए लोगों का कंधा मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी कहीं ना कहीं इतिहास में हिस्सेदारी तय हो सकती है। वरना ताली बजाने से इतिहास नहीं बनेगा, और ताली बजाने से आने वाली नस्लें आपके गलों में हार की माला नहीं डालेंगी। हाँ, संघर्ष अगर करोगे, संघर्ष खड़े हो जाओगे और संघर्ष के लिए लड़ते हुए मर जाओगे, तो जैसे महापुरुष आज जिनको हम सम्मान से देख रहे हैं, किसी को राष्ट्र लेवल पर देखा जाएगा और किसी को गांव के लेवल पर देखा जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने समय के रहते अपनी बातों को खत्म किया, बाकी का समय भाई चंद्रशेखर आजाद जी का है। मैं 3 नारे दूंगा आपको, हर बार जय भारत बोलना है, और जय भारत चीख कर बोलना है। उनको बताना है
जिन्होंने राम राम के बदले जय श्री राम करके हत्या शुरू कर दी, जो बात बात में कहते हैं हमारे अधिकार छिन गए, जिन्होंने गाना बनाया जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, जिन्होंने इस गाने को देख लिया जो राम को भगवान कहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आया कि एक व्यक्ति ये कह रहा जो राम को लाए थे हम हमको लाए, हम उनको लाएंगे। हम गुरु रैदास जी को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं। हम कभी नहीं कहते कि जो बुद्ध को लाए हम उनको लाएंगे, क्योंकि बुद्ध की नीति से तो हम लोग आए। मैं उनको बताना चाहता हूं, तो जय भारत का उद्घोष इतना होना चाहिए कि उनको पता लगे, जय भीम, जय भीम, जय मंडल, जय मंडल, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर, जय भीम, जय मंडल, जय जोहर, जय संविधान। धन्यवाद।